तो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। कल वाली क्लास हमारी थोड़ी सी मेथड समझाते हुए बीच में रुकी थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम बात कर रहे थे कैपिलरी मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग सरफेस टेंशन, जिसमें हमने बात की थी किसकी? कैपिलरी मेथड। ठीक है, तो कैपिलरी मेथड क्या है? हमने जैसा कि बात की थी कैपिलरी मेथड में क्या कैपिलरी हमने देखी थी, जैसा कि आप कल का थोड़ा बहुत याद होगा, इसमें कैपिलरी एक्शन के थ्रू लिक्विड कैपिलरी में थोड़ा ऊपर राइज कर जाता है, जिसकी हाइट क्या हो मान लेते हैं h। ये हाइट कितनी है? h। तो ये जो राइज किया है थोड़ा ऊपर, ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू किया है। इस पे दो फोर्स काम कर रहे होंगे, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। दो फोर्स काम कर रहे होंगे। When upward force will become equal to the downward force, तब वो ऊपर चढ़ना रुक जाएगा वहीं पे। ठीक है, अगर अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा तो ऊपर चढ़ता जाएगा, है ना? तो धीरे धीरे अपवर्ड फोर्स कम होता जाएगा और डाउनवर्ड फोर्स बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा जब वो इक्वल हो जाएंगे, फिर कैपिलरी में लिक्विड उससे ऊपर और आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स कितना था डियर? 2 पाई r गामा। अपवर्ड फोर्स कितना था? 2 पाई r गामा। और डाउनवर्ड फोर्स कितना था? पाई r स्क्वायर h d g। ये डाउनवर्ड फोर्स था। दिस इज अपवर्ड फोर्स एंड दिस इज डाउनवर्ड फोर्स। When both the forces are equal, then this rising of liquid in the capillary will become stopped। ठीक है, will be stopped, right? अब क्या है, यहां से अगर हम ये करें, पाई से पाई कैंसिल आउट, r से r स्क्वायर कैंसिल आउट, तो गामा इज सरफेस टेंशन। गामा इज व्हाट? सरफेस टेंशन। गामा विल बी इक्वल टू व्हाट? r h d g by 2। गामा is equal to r h d g by 2। अब हमने सरफेस टेंशन निकालने के लिए करना क्या है, ये समझते हैं। क्या करना है? हमने जिस भी लिक्विड का सरफेस टेंशन निकालना है वो लेना है। वो लिक्विड लिया, उस लिक्विड में ऐसी कैपिलरी डिप करेंगे जिसकी रेडियस हमें पता हो, नोन रेडियस हो कैपिलरी की। तो रेडियस अगर कैपिलरी की हमें पता है तो एक चीज तो क्लियर हो गई। ठीक, अब वो जैसे ही हम कैपिलरी उसके अंदर डिप करेंगे तो लिक्विड उसमें ऊपर बढ़ेगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू। तो कितना ऊपर बढ़ा ये पता कर लें, h। ठीक, पता चल जाएगा। साथ में उस लिक्विड की क्या कैलकुलेट कर लें? डेंसिटी। डेंसिटी के लिए लैब में आपके पास क्या होती है? डेंसिटी बोतल आपने निकाली थी डेंसिटी। उस डेंसिटी बोतल में आप क्या करते हैं, उसको पूरा भर के उसका वेट ले लेते हैं। खाली का भी वेट लिया होता है तो लिक्विड का वेट कितना निकल जाता है, और उस बोतल का वॉल्यूम कितना होता है ये भी आपको पता होता है। वेट अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी। ऐसे करके आप डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी बोतल नॉन वॉल्यूम की बोतल होती है, 10 ml या 25 ml। तो आप 10 ml का वेट निकाल लेंगे तो वेट अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। 25 ml है, 25 ml का निकाल लेंगे वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है। तो डेंसिटी समझ में आ रहा है? डेंसिटी निकल जाएगी तो क्या निकल गया? आर एच डी निकल जाएगा। जी वेल नोन होता है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना? ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये होता है। यस सर, सब पता है। क्या निकल जाएगा? सरफेस टेंशन यूजिंग कैपिलरी मेथड। ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट मेथड इज
ड्रॉप फॉर्मेशन, ये बना लीजिएगा, बना लिया होगा वैसे कल, बना लिया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, RHDG/2। अब इससे आपको बेटा न्यूमेरिकल मिलेंगे, बहुत आसान है, फॉर्मूला याद रखिए। न्यूमेरिकल मिले इनके क्या कि कोई कैपिलरी थी, उसकी रेडियस इतनी थी, ठीक है, उसको किसी इतने डेंसिटी के लिक्विड में डिप किया तो इतनी हाइट तक वो चढ़ गया, तो आपको रेडियस मिल गई, हाइट मिल गई, डेंसिटी मिल गई, ऐसे करके आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। वेरी इजी, कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, बहुत आसान है। इससे न्यूमेरिकल भी आने की संभावना है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा, इसी तरीके का आएगा अगर आएगा तो, ठीक है, नो इश्यूज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड। ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड। अब ये ड्रॉप बनने में होता क्या है ये देखते हैं, ठीक है। आपने इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लैब में यूज किया था, यूज किया था एक्सपेरिमेंट में, जिसमें ऊपर से नीचे तक इधर भी एक निशान था, इधर भी एक निशान था, आपने नंबर ऑफ ड्रॉप्स क्या की थी, काउंट की थी, याद है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्टेलेग्मोमीटर। क्या नाम होता है, स्टेलेग्मोमीटर, ठीक है। तो स्टेलेग्मोमीटर याद रखिएगा, स्टेलेग्मोमीटर, ठीक है। स्टेलेग्मोमीटर में नीचे स्मॉल पोर होता है, छोटा सा पोर होता है, जिससे किसी भी लिक्विड की ड्रॉप फॉर्म होकर गिरती है, बूंद बूंद करके वो लिक्विड गिरता है, ठीक है। तो जब कोई बूंद गिर रही होती है तो उस पर भी दो फोर्स काम कर रहे होते हैं, एक नीचे को, एक ऊपर को, कौन, सरफेस टेंशन वाला फोर्स, नीचे को कौन, उसका मास mg, नीचे को क्या काम कर रहा होगा, mg, ठीक है। और ऊपर को कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, सरफेस टेंशन, वही 2 पाई r गामा। सरफेस टेंशन का फोर्स हमने अभी बात की कितना होता है, 2 पाई r गामा, और एक फोर्स नीचे को काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये भी दोनों इक्वल होंगे, ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो तब ड्रॉप बनेगी, ठीक है। अगर ये ज्यादा हो जाए बहुत, ठीक है, तो ये बिल्कुल बूंद नहीं बनेगी, ये धार की तरह बहेगा। कोई लिक्विड बहुत धार से भी बहता है और बूंद बूंद करके भी बहता है, ठीक है। बूंद बूंद करके बहने का मतलब क्या है, बूंद उसकी तब बनेगी जब ये वाला फोर्स भी काम कर रहा हो पीछे से, उसको नीचे से तेजी से बहने से कोई रोक रहा हो ऊपर को ना, तब वो ड्रॉप वाइज गिरेगा लिक्विड। क्या आप समझ पाए, नहीं समझे। पाइप का अगर आप पोर साइज बड़ा करते हैं तो वो बूंद बूंद नहीं गिरेगा, सीधे गिरने लग जाएगा। तो आपके उसमें कई बार हो भी रहा था, कहीं उसमें मैं देख रहा था जब आप लोग कर रहे थे, ये तो किया है ना आप लोगों ने। तो अब इसमें होगा क्या, ये होगा कि 2 पाई r गामा इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब गामा इज इक्वल टू mg अपॉन 2 पाई r। इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इससे एग्जैक्टली कैलकुलेट करना थोड़ा सा प्रिसाइज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ फोर्स एग्जैक्टली इक्वल होंगे नहीं होंगे ये नहीं कह सकते, क्योंकि सेम लिक्विड की ड्रॉप बड़ी भी बन सकती है और छोटी भी बन सकती है, ठीक है। तो मतलब प्रिसाइज उतना नहीं रहता इससे। तो इससे करते क्या है, हम इससे रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गामा 1 बाई गामा 2 इक्वल्स टू n2 d1 बाई n1 d2। अब क्या होता
होता है, आपके मान लीजिए दो लिक्विड्स हैं, क्या है, दो अलग अलग लिक्विड्स हैं, एक की सरफेस टेंशन गामा 1 है, सेकंड की सरफेस टेंशन गामा 2 है, ठीक है। गामा 1 और गामा 2 का आप रेशियो निकाल सकते हैं, या एक पता है तो दूसरा पता कर सकते हैं। ये N1 N2 और D1 D2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको करना क्या था लैब में, यही तो करना था, क्या, दोनों लिक्विड की डेंसिटी पता करनी थी डेंसिटी बॉटल से, और दोनों लिक्विड की ड्रॉप्स निकालनी थी। एक की वैल्यू होती है N1, एक की N2। फॉर्मूले में फिट करके आपको ये रेशियो फाइंड आउट करना होता है, जिसको बोलते हैं रिलेटिव सरफेस टेंशन। तो दिस इज ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी। ये कर लिया आपने, मिटा दिया, अभी कर लीजिए। विस्कोसिटी के लिए कल मैंने कुछ कहा था आप लोगों को, कुछ कहा था, हाँ ज़्यादा नहीं होगा। तो किसी को सोल्यूशन मिला उसका, ट्राई किया, चलो याद तो है क्या कहा था, है किसी ने कोशिश की। इसका मतलब है अभी आप लोग सोचते नहीं हो उतना, सोचते हो, देखो मैं एक चीज बता दूं, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल गहरा घुस गया है तो जब तक वो हल नहीं हो जाएगा आपको शांति नहीं मिलेगी। ये मानव स्वभाव है, ठीक है। हमारे दिमाग में कोई सवाल ऐसा फंस गया है जो निकल ही नहीं रहा है, जब तक उसका आंसर आप खोज नहीं लोगे आप चैन से नहीं बैठोगे। यानी कि पढ़ाई के सवाल अभी तक दिमाग में फंसते नहीं है उतने, ठीक है। अगर फंसते हो और आपको वो चीज़ परेशान करती हो कि एक सवाल था जिसका उत्तर यार नहीं मिला, तो आप कहीं भी जाओगे, किसी के भी पास जाओगे, कुछ भी करोगे, आज तो किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके हाथ में उत्तर है, सारे उत्तर आपके हाथ में है, फोन में, अगर आप फोन का सही इस्तेमाल जानते हैं। लेकिन नहीं, फोन का सही इस्तेमाल क्या होता है? यही तो है, यही है, मतलब जो ज्यादातर होता है उसी को सही कह रहा हूं मैं, ज्यादातर तो यही होता है। लेकिन बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज मतलब आपके लिए एक वरदान हो सकती है अगर आप सही यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का, ठीक है। बेटा जब हम पढ़ा करते थे ना तो बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल। अगर हमें किताब नहीं मिली तो कहाँ से पढ़ेंगे, कुछ है ही नहीं ऑप्शन। लेकिन आज के बच्चे किताब, पता ही नहीं किताब क्या होती है। आजकल किताब की कोई वैल्यू नहीं समझते बच्चे, क्योंकि मिल जाता है कुछ ना कुछ। लेकिन नहीं, किताब क्यों चाहिए आपको पता है? क्यों चाहिए किताब? आज भी किताब चाहिए, हालांकि आपके पास चॉइस इतनी बढ़िया, आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको चाहिए आपको मिल जाएगी, ढूंढ लोगे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो चीज़ सही है या गलत है, ये नहीं पता कि आपको गूगल से जो मिला है या किसी भी ऑनलाइन सोर्स से जो मिला है वो सही है भी कि नहीं, ये गूगल आपको नहीं बताएगा, या इवन ऑनलाइन कोई भी नहीं बताएगा। आप एक चीज़ बताइए, मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, क्या गारंटी है सही पढ़ा रहा हूँ? कोई गारंटी नहीं है बेटा, मुझसे भी गलतियां होती है, आपने देखी है, ह्यूमन एरर होता है। हो सकता है कई बार मेरी गलती आप भी नहीं पकड़ पाए, वो रह जाएगी, और जिस बच्चे को नहीं पता वो तो वही पढ़ेगा ना। मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई, हर कहीं गलतियां होती हैं,
ठीक है। और ऑनलाइन सोर्सेज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बच्चा नहीं जानता कि वो गलत पढ़ रहा है। बच्चे, आप लोग एक चीज और बता दूं, आप लोग प्रैक्टिकल में चार्ट बना के लाते हो, बेटा गूगल से बना के लाओगे तो एग्जामिनर नाराज हो जाएगा, क्योंकि गूगल में बहुत ऊटपटांग चार्ट आपको मिल जाएंगे जिनका कोई रियलिटी में कुछ मतलब नहीं होता है, वो होता ही नहीं है, वैसा बना के ले आते बच्चे। प्लीज कंसर्न रहिए कि चार्ट ऑथेंटिक बुक के हिसाब से बना के लाइए, भले ही उसका वेरिएशन आप गूगल से ढूंढ लीजिए, लेकिन बुक के जैसा हो लगभग वो। गूगल में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्चुअल में होते ही नहीं है, बच्चे को क्या पता, बच्चे ने गूगल से देखा, गूगल तो सच ही बोलता है, बच्चों को लगता है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्लीज चार्ट गूगल से मत बनाना, इवन गूगल से बना लेना, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर देख लेना कि क्या वो जो बना रहा हूं मैं, क्या वो सही भी है। और ऑनलाइन सोर्स से जितनी भी आप जानकारी लेते हो, ये वो सब के लिए अप्लाई होता है कि जो भी जानकारी, जैसे आजकल के डॉक्टर पता है सबसे ज़्यादा क्यों परेशान है, डॉक्टर इलाज करने वाले गूगल से परेशान है, क्योंकि पेशेंट उनके पास जाता है गूगल सर्च करके, ठीक है, और फिर अजीब अजीब सवाल करता है, और गूगल में तो कुछ भी दे देते हैं भाई, गूगल का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो प्लीज वेरीफाई करने का कोई सोर्स रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्कोसिटी, तो कल के सवाल से कहानी घूम गई थोड़ी, कल के सवाल का हल आप लोग खोजिएगा, मैं अभी भी छोड़ता हूँ आप पे, आप लोग खोजिएगा, ठीक है। अब विस्कोसिटी क्या है, आपने माय डियर देखा होगा कि अलग अलग लिक्विड का फ्लो होने का रेट अलग अलग होता है। डिफरेंट लिक्विड्स जो होंगे वो सेम स्पीड से फ्लो नहीं होते हैं, उनकी जो फ्लो होने की स्पीड होती है वो कम ज़्यादा होती है, किसी की ज़्यादा होगी। जैसे इसका एक एग्जांपल हम समझें कि आप कोई ऐसे कोई सरफेस ले लें जो टिल्टेड हो, जिससे कोई चीज़ लिक्विड बह सके, उस पर एक तरफ कोई भी नॉर्मल लिक्विड डालें, एक तरफ हनी डालें, लिक्विड बहुत तेजी से बहेगा, शहद उतनी तेजी से, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाली बात कर दी मैंने, जहाँ बहुत डिफरेंस है ताकि विजिबल हो। ऐसे ही डिफरेंस हर लिक्विड में आपस में होता है। तो ये फ्लो कम ज़्यादा कैसे होता होगा, किसी का फ्लो होने का रेट ज़्यादा है, किसी का फ्लो होने का रेट कम है। पहली चीज़ तो इसको समझ लीजिए कि जो लिक्विड है डियर, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है, क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो क्या ये जरूरी है कि हर लिक्विड के पार्टिकल्स में अट्रैक्टिव फोर्स बराबर हो? नहीं, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। कोई लिक्विड ऐसा होगा जिसका अट्रैक्टिव फोर्स आपस में ज्यादा होंगे, कोई लिक्विड ऐसा होगा जिसका अट्रैक्टिव फोर्स आपस में कम होगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, इससे आइडिया आना चाहिए। देखिए एक लिक्विड है ए, एक लिक्विड है बी, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है और बी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वाटर है, ठीक है। तो ये बताइए कि अट्रैक्टिव फोर्स किस में ज्यादा होंगे? बी में ज्यादा होंगे ना, बी में ज्यादा होंगे, हाँ बी में ज्यादा होंगे, ठीक है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है क्या, जब आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं तो सिंपल देहाती भाषा में कहें तो जब वो उबलने लगता है, ठीक है, जब वो उबलने लगता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका होगा, ठीक है, उसको नहीं पता पॉइंट कहाँ है क्या है। लेकिन साइंटिफिकली क्या है, किसी को पता है? जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसके बॉन्ड वीक होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेट चेंज कर देता है। तो इस वजह से उसके बीच का इंटरेक्शन जो है वो कम होगा दूसरे वाले के, ऐसे कहते हैं।
साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ। बॉयल तो होने लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स कम भी होने लगते हैं, या अट्रैक्टिव फोर्स कम नहीं कहेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप लिक्विड को गर्म करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कई बार ये कहते हैं, एक बात बच्चों को बताई जाती है वैसे, जब कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लग जाए, गैस में, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। जनरली छोटे बच्चों को ये बताया जाता है। क्या ये सही है? अच्छा, मैंने पानी ऐसे ही रख दिया, क्या उसके मॉलिक्यूल्स गैस में नहीं बदल रहे होंगे, वेपर में नहीं बदल रहे, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट है? नहीं है। तो फिर ये बात सही है क्या? गड़बड़ है, कुछ झंझट है यहाँ, है ना? तो क्या झंझट है? मतलब गैस में तो लिक्विड हमेशा ही, कल भी बात की हमने, लिक्विड की क्वालिटी है कि वो वेपराइज होता रहता है हमेशा। तो क्या दिक्कत है? हम गर्म करते हैं तो और तेज वेपराइज होने लगता है, और क्या? जैसे जैसे हम गर्म करते जाएंगे वेपर बनने का रेट बढ़ता जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा? अच्छा, एक अब ये मैं कहूं ये दोनों भी हैं, ठीक है? ये मैं अब समझने की बात है ना, ये समझिएगा, ये दोनों भी हैं, ठीक है? इसको मैंने 5 मिनट तक बॉईल किया, बॉईल हो गया था, बॉईल होने के बाद भी 5 मिनट तक बॉईल किया, और इसको मैंने 10 मिनट तक बॉईल किया, ये 5 मिनट तक बॉईल किया। टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? बी। इसका ज्यादा होगा? 10 वाले का? ये इसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा? गलत, दोनों का बराबर होगा। बॉईल करने के बाद कितनी देर तक बॉईल करो, टेम्परेचर उतना ही रहेगा। अगर पानी है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, और बॉईल होने लग गया, टेम्परेचर वो बॉईल होने लग गया, मतलब टेम्परेचर कितना हो चुका है? 100 हो चुका है। फिर कितना मर्जी बॉईल कर लो, टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जाएगा। तभी तो पानी जब तक होता है सब्जी नहीं जलती है। पानी के होते होते क्यों नहीं जलती? पानी खत्म होते ही जल जाती, क्योंकि पानी रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, और वो पकती रहेगी उसी में। नहीं समझे? या वही सब्जी तेल में जल जाती है, क्योंकि तेल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, समझ में आई? आ रही बात? नहीं आ रही है? तो बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है लिक्विड का। होता क्या है, अब ध्यान से समझिए, बॉइलिंग पॉइंट ही नहीं समझेंगे तो आगे की कहानी तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, समझ लेते हैं पहले इसको। ठीक, अब क्या है कि जैसे ये लिक्विड को हमने गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ाते गए, तो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स जो जितनी हीट मिल रही है वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में खर्च होती जाएगी। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक लिमिट आएगी काइनेटिक एनर्जी की। जब उस लिमिट से ऊपर हो जाएगी तो जितने मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी ले रहे थे वो छोड़ छोड़ के भागते थे। जितनी एनर्जी नीचे से आ रही थी उतनी मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में लेके निकलते जाएंगे। तो आप एनर्जी कितनी मर्जी देते रहिए, पानी कम होता जाएगा, बस पानी कम होता जाएगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। कब तक? जब तक पानी है। ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट तक उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद जितने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं सब सरफेस को छोड़ के जाते रहते, जाते रहते, जाते पहले भी हैं लेकिन पहले उतना नहीं जाते, लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो हाई स्पीड से जाते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है, हाउ वी विल डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। मैंने सारी कहानी बता दी, अब डिफाइन कर सकते हैं? अब भी नहीं कर सकते, अब भी प्रॉब्लम है ना। अब क्या प्रॉब्लम है कि वेपर गैस, वेपर फेज पहले भी बनती है, बाद में भी बनती है, पहले कम तेजी से बनती है, बाद में ज़्यादा तेजी से, बाद में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन नहीं, इसका रिलेशन है वेपर प्रेशर से। जैसे कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता जाता है।
वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी वेपर ज्यादा होती जाएंगी ना, यहाँ वेपर ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक टाइम आएगा जिस टाइम वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर है। दैट टाइम इज कॉल्ड, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग। यानी कि टेम्परेचर बढ़ता गया, एक टेम्परेचर आएगा जिस टाइम इसका वेपर प्रेशर इतना हो जाएगा कि जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर था। ठीक है, हाँ, जब इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, मैंने कल बात की थी, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन कब तक? जब तक कि वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो गया, तब जो है क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो अब बॉइलिंग पॉइंट से हम समझे कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो उसको रोकने वाला फोर्स ज्यादा होगा, अंदर रोकने वाला। कम होंगे तो अंदर रोकने वाला फोर्स कम होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना इजीली वो बाहर वेपर फॉर्म में नहीं जा पाएगा, ज्यादा हीट चाहिए होगी, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक है, यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये भी डिसाइड करता है। क्या होता है? जैसे ये लिक्विड है, इसकी लेयर 1 पहले ऊपर के, और लेयर 2 और लेयर 3, देखिएगा। अब इसको समझते हैं। अब ये लिक्विड इसके ऊपर था, ये सरफेस थी, किसी न किसी सरफेस पे होगा ना। ठीक है, अब लिक्विड जब फ्लो करेगा तो फ्लो रेट जो होगा, मूवमेंट जो होगा, इसका और इसका, हर लेयर की मूवमेंट का स्पीड फर्क होगा। ये थोड़ा कम, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन होगा, नीचे की सरफेस नहीं मूवेबल है। ठीक है, ऊपर वाली लेयर की स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, उसके ऊपर वाली लेयर की स्पीड और ज्यादा होगी। तो ये लेयर्स की जो इंटरनल स्पीड होगी वो एक दूसरे से कम ज्यादा होगी। ठीक है, इससे क्या होगा? इनमें बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। क्या होगा? इसी फ्रिक्शन के मेजरमेंट को बोलते हैं विस्कोसिटी। अगर ये फ्रिक्शन ज्यादा है, ठीक है, ये फ्रिक्शन क्या है? ज्यादा है, तो विस्कोसिटी ज्यादा है। और ये फ्रिक्शन कम है तो विस्कोसिटी कम। ठीक है, समझ में आया? ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो यहां भी ज्यादा होगा तो वो रोक के रखेंगे। ठीक है, पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिलेटेड किससे? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, किसकी विस्कोसिटी कम होगी, एक मोटा आइडिया आप उसके बॉइलिंग पॉइंट से बता सकते हैं। जैसे मैंने 50 और 100 का एग्जांपल दिया था, और आपसे पूछा जाए विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो आप ये कहेंगे 100 वाले की ज्यादा होगी। कंडीशन एक और है कि मॉलिक्यूल का जो शेप है वो भी विस्कोसिटी पे इफेक्ट डालता है। शेप का मतलब है, अगर मॉलिक्यूल बिल्कुल स्फेरिकल है, बॉल लाइक है, तो वो घूम के फ्रिक्शन को थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि स्फेरिकल चीजों का फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है। और अगर वो इर्रेगुलर शेप के हैं तो उनमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। शेप इर्रेगुलर है, ठीक है, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो मॉलिक्यूल का शेप भी विस्कोसिटी को थोड़ा सा इफेक्ट करता है। तो जितने भी ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं जनरली वो स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स लेते हैं जो स्फेरिकल शेप के हों, जिनमें की विस्कोसिटी कम हो। ठीक है, विस्कोसिटी कम हो। लेकिन अब ऐसा होता है ना, जैसे मैंने कहा कि ऐसा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो विस्कोसिटी कम होगी, एक ऐसा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अब मान लीजिए पानी और मोबिल को अगर हम कंपेयर करें, तो मोबिल है ना, गाड़ियों में यूज करते हैं,
तो बॉइलिंग पॉइंट मोबिल का ज़्यादा होता है, पानी का कम होता है। तो गाड़ी में लुब्रिकेंट के फॉर्म में पानी क्यों नहीं यूज करते होंगे? बड़ा देखो, विस्कोसिटी पानी की कम होगी, मोबिल की थोड़ी ज़्यादा होगी पानी से, ठीक है, ज़्यादा विस्कस होता है मोबिल। तो हम कम विस्कोसिटी वाला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? पानी यूज कर सकते थे ना, क्योंकि वहां ऐसी जगहों पे हम यूज करते हैं जहां टेम्परेचर ऑलरेडी हाई होता है, हीटिंग होती है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। तो ऐसा लिक्विड हमने यूज किया जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो उड़ जाएगा। नहीं समझे? रोज पानी डालना पड़ेगा, और वो भी 1 घंटे बाद पता चला पानी खत्म हो गया, जो लुब्रिकेंट था वो खत्म हो गया। नहीं समझे? दैट इज द प्रॉब्लम। तो हमें दोनों कंडीशंस देखनी होती हैं कि लुब्रिकेंट ऐसा यूज करें जो इजीली इवेपोरेट। देखो, एक ग्रीस भी लेते हैं ना लुब्रिकेंट के फॉर्म में। ग्रीस और मोबिल में फर्क क्या है? ग्रीस उड़ता नहीं है, ठीक है। मोबिल थोड़ा बहुत लिक्विड है तो थोड़ा बहुत तो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो ग्रीस के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो विस्कोसिटी क्या है? द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। लिख लीजिएगा, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ लिक्विड, force between the different layers of the liquid, between the different layers of the liquid is called viscosity. This force always try to inhibit the mobility of liquid. Try to inhibit the mobility of the liquid. मतलब बात की बात का मतलब समझिए। मतलब ये फोर्स जो है वो लिक्विड की मोबिलिटी को रोकने की कोशिश करता है कि लिक्विड ज़्यादा फ्लो ना हो, ज़्यादा तेजी से बहे ना, क्योंकि वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या करता है? रोकता है ना। फ्रिक्शन क्या करता है? रोकता है। ब्रेक जितना यूज होता है गाड़ियों में, हर चीज में, वो क्या, किस कंसेप्ट ब्रेक काम करती है? फ्रिक्शन में। और फ्रिक्शन ट्राइज टू स्टॉप, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन है बीच में, डिफरेंट लेयर के बीच में, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब हम बात करते हैं बेटा मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। तो इसका मेथड है ओस्टवाल्ड, यूजिंग ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ये बेटा आता है और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको लैब में भी करना है यही, ठीक है। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, ठीक है। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर है क्या? यहां पे इसके अंदर देखिए, यहां पे 2 निशान रहते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसके अंदर एक पतली कैपिलरी होती है, यहां से यहां बीच में पतली कैपिलरी, ठीक है।
पतली ट्यूब होती है बीच में। अब लिक्विड को आप इस इधर से भरेंगे ना तो बराबर लेयर आती है, ठीक है। लेकिन इसको ना आप इधर से सक करेंगे तो इधर लेयर ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, एक साइड से ऊपर उठ जाएगा। यहां निशान पे आप टाइमर ऑन करेंगे, निशान पे क्या करेंगे, टाइमर ऑन करेंगे, ठीक है। और यहां तक आने का क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे, यहां से यहां कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का आने का जो टाइम होगा वो अलग अलग लिक्विड्स में क्या होगा, अलग अलग आएगा। जिसकी फ्लूइडिटी ज्यादा होगी यानी विस्कोसिटी कम होगी, फ्लूइडिटी ज्यादा, विस्कोसिटी, फ्लूइडिटी विस्कोसिटी का उल्टा टर्म है, ठीक है। विस्कस मतलब कम फ्लूइडिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो ज्यादा तेजी से बहेगा वो कम विस्कस होगा और जो कम तेजी से बहेगा वो ज्यादा विस्कस होगा, ठीक है। तो इस मेथड से आप क्या निकालते हैं, विस्कोसिटी, ठीक है। समझ में आ रही बात। ओस्टवार्ड, दिस इज ओस्टवार्ड विस्कोमीटर, तो ये ऐसे करके आपको करना होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप विस्कोसिटी आप eta1 by eta2 इक्वल्स टू T2 d1 अपॉन T1 d2 रिलेटिव विस्कोसिटी आप निकाल लेते हैं, ठीक है। eta होता है इसका सिंबल eta1 by eta2 इक्वल्स टू T2 d1 by T1 d2। यहाँ भी डेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है, रिलेटिव विस्कोसिटी, ठीक है। eta इज द सिंबल ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत। नाउ दिस कंप्लीट्स योर यूनिट लिक्विड, ठीक है। समझ में आया आपको, विस्कोसिटी करा दिया आपको, सरफेस टेंशन, दोनों की मेथड, ये मेथड इंपॉर्टेंट है बेटा, मेथड्स आपको करनी होंगी, ठीक है। हाँ सर, एक क्वेश्चन ये है ना, किसी भी जैसे लिक्विड है उसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। बट किसी भी लिक्विड में अगर वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए तो वो गर्म हो जाएगा ना, एटमॉस्फेयर बल्कि उसके कंपैरिजन में ठंडा रहता है, ऐसा फिर से बताओ एक बार। जैसे वेपर प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो जो वो लिक्विड है उसका टेम्परेचर राइज होगा, बट जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर उसके रिस्पेक्ट में कम ही रहेगा या ठंडा रहेगा एटमॉस्फेयर, ऐसा। देखो आप बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे ना, है बेटा। अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, जैसे आप हीटिंग करते हैं, हीट करते हैं तो यहाँ वेपर प्रेशर इंक्रीज होता रहता है, ठीक है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ेगा, बाहर के प्रेशर के जितना ना हो, बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होने का उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा भाई, बाहर का जो प्रेशर है उसके जितना ही तो हो पाएगा, उसके जितना हो गया तो उसके बाद वो प्रेशर वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, उतने पे ही रुक जाएगा, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर तब तक ही बढ़ता है जब तक कि बाहर का वेपर प्रेशर बढ़ना बंद नहीं हो, उसके बाद ये टेम्परेचर बढ़ना भी बंद हो जाता है, क्योंकि ये लिक्विड से जो फ्लो रेट है, इसमें से वेपर्स का जो फ्लो है वो फास्टेस्ट स्पीड पे होने लगता है। तो अब जितनी हीट नीचे से आ रही होती है वो सभी एटमॉस्फेयर में जा रही होती है, किस फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में। वो काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी ये मॉलिक्यूल्स लेके एटमॉस्फेयर में जाते हैं। अब आपका कहना था कि बाहर का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है, कम क्यों होता है लिक्विड के, बढ़ेगा बढ़ेगा। अब एक चीज सोचिए बेटा, यहाँ बड़ा सा बर्तन ले लें, ठीक है, और उसमें पानी बॉईल करते रहे, कमरा बंद हो, पानी बॉईल करते रहे, उसकी वेपर्स पूरे कमरे में भर जाएं, तो एक टाइम बाद कमरा गर्म होगा कि नहीं होगा, बढ़ेगा, बाहर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल एनर्जी लेके बाहर आ रहे हैं, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर है इतना बड़ा, वो उतनी एनर्जी हम बाहर दे नहीं पाते हैं ताकि हमें पता भी चले कि बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है। बाहर आपका सवाल ये था, बाहर का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है, ठंडा क्यों रहता है, बाहर का टेम्परेचर ठंडा इसलिए रहता है कि बाहर अगर ओपन हो तो ठंडा ही रहेगा, क्योंकि इतने बड़े एटमॉस्फेयर का आप टेम्परेचर कैसे बढ़ा लो, उतनी एनर्जी चाहिए ना,
हाँ छोटा सिस्टम हो, छोटे से सिस्टम में वो काम करें तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि जितनी हीट एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं वो सारी कहाँ जा रही है? एटमॉस्फेयर में। समझ में आ रहा है? नीचे से आ रही है और वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जा रही है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन इतना बड़ा पूरे एटमॉस्फेयर की बात करें तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उसका बढ़ा दें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा एक दो टॉपिक जो छूटे हुए थे उसकी। सॉलिड स्टेट में एक दो टॉपिक छूटे थे, ठीक है, और गैसियस स्टेट में एक दो टॉपिक छूटे थे। तो सॉलिड स्टेट में आपका छूटा था मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस इंपॉर्टेंट भी है, आता है, पूछा जाता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। व्हाट आर मिलर इंडिसेस? ठीक है, क्या है मिलर इंडिसेस की बात करते हैं। मिलर इंडिसेस आर set of integers which are used to characterize the specific plane of the crystal। क्रिस्टल जो है ना उसके कई सारे प्लेन्स होते हैं। प्लेन्स का मतलब है, जैसे हमने यूनिट सेल की बात की थी, यूनिट सेल में हमारी जो ये वॉल्स हैं, किसी क्यूबिक सिस्टम की वॉल्स हैं, तो एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, तो हर साइड एक क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स को क्रिएट कर रही है। किसको क्रिएट कर रही है? प्लेन्स। तो देयर आर सर्टेन इंटीजर्स विच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई और कैरेक्टराइज ए पर्टिकुलर प्लेन ऑफ अ क्रिस्टल। किसी गिवन क्रिस्टल के प्लेन को कैरेक्टराइज करने के लिए हम कुछ इंटीजर्स को यूज करते हैं। उन इंटीजर्स को नाम दिया गया है मिलर इंडिसेस। अब ये कैसे पता चलता है क्या है मिलर इंडिसेस? तो देखिए, आपको यूनिट सेल पता है, ठीक है, यूनिट सेल के पैरामीटर पता है। यूनिट सेल के पैरामीटर ए बी सी अल्फा बीटा गामा। तो उसके प्लेन जो होते हैं ए बी सी क्या डिसाइड करते हैं? एक्स वाई जेड एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट डिसाइड करते हैं। इंटरसेप्ट ऑफ दैट प्लेन या क्रिस्टल ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस। तो किसी भी यूनिट सेल के साइड का इंटरसेप्ट ए बी सी होगा। किसी भी यूनिट सेल के साइड का इंटरसेप्ट किस पे? एक्स वाई जेड एक्सिस पे साइड्स का जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो? ए बी सी हो। अगर तो इस ए बी सी का रेसिप्रोकल कर दें। पहला काम क्या कर दें? 1/A 1/B 1/C, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दें। और रेसिप्रोकल करने के बाद, अब रेसिप्रोकल हमेशा जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर हो, नहीं हो सकता ना। अगर A 2 है तो रेसिप्रोकल 1/2 होगा, एंड 1/2 इज नॉट इंटीजर। 1/2 इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। तो हम उस रेसिप्रोकल को किसी ऐसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो इंटीजर नंबर बन जाए, तो जो आएगा दैट विल बी व्हाट? मिलर। क्या आप समझे? अब इसको मैं समझा देता हूं करके। करें कैसे? अगर A क्या हो? A इक्वल्स टू 3 हो, B इक्वल्स टू 2 हो, C इक्वल्स टू 1 हो, और आपसे पूछा जाए टेल द मिलर इंडिसेस, तो
तो आप क्या करेंगे 1/3, 1/2, 1/1। अब इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, सबको किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे 6। तो सभी क्या हो जाएंगे इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 6। तो मिलर इंडिसेस विल बी 2, 3, 6। क्या होंगे 2, 3, 6। तो आपको ABC गिवन हो, यू कैन फाइंड आउट मिलर इंडिसेस। करेक्ट। इसकी वैल्यू कई बार 1, 1, 0 होती है, 0, 0, 1 होती है, 0, 1, 1 होती है, ऐसे वेरी करती है। ज्यादातर 1 में रहते हैं, लेकिन 2, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 2, 3 मैंने इसलिए रखा कि आपको कैलकुलेट करना आ जाए। ठीक है, कैलकुलेट करना आ जाए। तो मिलर इंडिसेस आर, राइट डाउन सेट ऑफ इंटीजर्स HKL, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं HKL। 3 नंबर्स होते हैं। दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स which are used to characterize a particular crystallographic plane of the crystal, right? Characterize particular crystallographic plane of the crystal. ठीक है, HKL. And how these are determined? These are reciprocal integral values of ABC. These are reciprocal of and integral values of ABC का रेसिप्रोकल, फिर उसका इंटीग्रल। सर ABC ओरिजिन से डिस्टेंस होगी XYZ। हाँ, XYZ एक्सिस पे क्रिस्टल यूनिट सेल की लेंथ होगी। यूनिट सेल ABC, जो हमने यूनिट सेल में बात की थी, ABC अलग अलग होता है सब जगह रिलेशन, कहीं बराबर होता है, कहीं अगर बराबर होगा तो क्या होगा 1, 1, 1। अगर बराबर होगा तो क्या होगा सब HKL क्या होगा 1, 1, 1। तो इससे आप मिलर इंडिसेस से क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स का डिफरेंस पता कर सकते हैं किधर क्या है। ठीक है, क्लियर। मिलर इंडिसेस पे शॉर्ट नोट आता है तो आप इतना लिख देंगे, काम चल जाएगा, मोर देन सफिशिएंट आपके लेवल पे। अभी हालांकि इसमें डिटेल बहुत है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहूँगा। इसमें अभी तो बहुत गहराई है, अभी तो मतलब ये किया क्यों, इसे पता क्या चला, आगे बहुत कुछ है, लेकिन आपके सिलेबस तक फिलहाल इतनी बात करते हैं, क्योंकि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन है, एंड नो स्टडी है ना। एक और बात कर लेते हैं अब, एक और बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है बेटा। मिलर इंडिसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिलर इंडिसेस इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके अलावा एक्सरे स्कैटरिंग एंड ब्रैग्स लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरे स्कैटरिंग in the very first 10 years of discovery of X-ray, बहुत सारा काम हो रहा था एक्सरेज पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुई ब्रैग हैव ट्राइड कि कोई क्रिस्टल एक्सरेज को डिफ्रेक्ट कर पाता है, नहीं कर पाता है। एक्सरेज क्रिस्टल पे पड़ी और उस क्रिस्टल से एक्सरेज का डिफ्रेक्शन होने के बाद की स्टडी देखी गई। बट ये फाइंड बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी, जिससे कि आगे पूरी एक, अब केमिस्ट्री की एक ब्रांच ही चलती है जिसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। ठीक है, एक्सरे स्कैटरिंग XRD, आजकल सबसे बहुत ज़्यादा रिसर्च जो चल रही है वो नैनो में चल रही है। ठीक है, नैनो के फील्ड में, और नैनो में XRD बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। XRD क्रिस्टल का साइज, किसी पार्टिकल का साइज कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, वो स्कैटरिंग से निकालते हैं। एक्सरे स्कैटरिंग, XRD, एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो शुरुआत कैसे होती है?
इसकी बात करते हैं, शुरुआत कैसे होती है इसकी बात करते हैं। तो क्या है डियर, ये एक्सरे जब आएगी किसी क्रिस्टल पे, तो क्रिस्टल में क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट। तो ये जो मैंने बनाया दीज आर लैटिस पॉइंट, ठीक। अब ये एक्सरे यहां पे आई, रिफ्लेक्ट हुई, ठीक। अब दूसरी एक्सरे ऊपर की लेयर वाले से नहीं रिफ्लेक्ट हुई, उसके नीचे वाले से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो अब देखिए, इसको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो थी वो डी थी मान लेते हैं। बीच की डिस्टेंस क्या थी, डी। अब एक और अगर इसके नीचे लेयर होती, अभी मैं दो की ही बात करूंगा, तो अगर एक एक्सरे यहां आती, इससे टकरा कर रिफ्लेक्ट होती, तो देखिए इंटरेस्टिंग क्या था, ये एक्सरे यहीं से टकरा के चली गई और ये एक्सरे यहां से, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में इतना पाथ डिफरेंस है, इसको इतना ज्यादा चलना पड़ा, नीचे वाले को यहां तक आए थे, दोनों साथ चल रहे थे, लेकिन ये यहीं से वापस लौट गई, इसको इतना और आगे चलना पड़ा, इतना, इन दोनों में इतना क्या होगा, ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो। तो फर्स्ट लेयर से जो रिफ्लेक्ट हुई एक्सरे और जो सेकंड लेयर से रिफ्लेक्ट हुई क्या, एक्सरे, दोनों में ए बी प्लस बी सी का क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। क्या होगा, होगा नहीं होगा, दोनों जो नीचे वाली लेयर से डिफरेक्ट होके एक्सरे जा रही है, उसको ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो उतना ही दोनों में क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। अब जो दो, अगर आप थोड़ा इसको रेज वगैरह को समझते हैं, तो दो रेज अगर साथ में चल रही हैं तो दोनों में दो चीजें हो सकती हैं, दोनों में इंटरफेरेंस हो सकता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कब होता है, जब वो इन फेज होती है, और डिस्ट्रक्टिव कब होता है, आउट ऑफ फेज होती है। इंटरफेरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं ये नहीं मुझे याद, व्यतिकरण, हाँ व्यतिकरण कहते हैं। जब दो रेज साथ में चल रही हो ना, तो वो एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं, मतलब ऐसे समझिए। इंटरफेयर कैसे करती हैं, अगर वो सेम तरीके से चल रही हैं तो वो उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और अगर वो अपोजिट फेज में चल रही होंगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगी, जहां डार्क स्पॉट होगा। तो यानी कि कहीं पे एक्सरेज की इंटेंसिटी ज्यादा आएगी, कहीं पे कम आएगी, ठीक। अब यही देखना है कि ज्यादा कब आ रही है और कम कब आ रही है। ज्यादा कब आएगी, जब दोनों इन फेज होंगे, दोनों क्या होंगे, इन फेज, ठीक है। तो इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, देखिए बड़ी कमाल की चीज निकाली खोज के इनने, छोटी सी बात से, ये दिमाग से समझी गई बात है, किसी ने देखा नहीं है ऐसा, कोई लेटेस्ट पॉइंट दिखते थोड़े ही हैं, हम तो एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट से एक बात निकाल के लाते कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या, जब ये यहां से यहां जा रही है, अगर इन फेज है दोनों रेज, क्या है, इन फेज है, उस टाइम दोनों की वेवलेंथ कितनी है, उस वेवलेंथ की हेल्प से हम निकाल सकते हैं क्या, ये डी की वैल्यू। किसी भी क्रिस्टल में दो पार्टिकल्स इधर से कितनी दूरी पे है, लैटिस पॉइंट, ये कैलकुलेट हो सकता है। कैसे देखें, अब इसको समझ लेते हैं, समझ लें, ठीक है। अब जैसे देखिए ये है, यहां पे एंगल ये क्या हो, थीटा हो, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो इस पे हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ए बी, इसको मैं डी कह लूं, इसको क्या कहूं, डी, तो ए बी अपॉन ए डी विल बी इक्वल टू साइन थीटा होगा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू साइन थीटा होगा,
और एडी की वैल्यू कितनी है डी, तो एबी इक्वल टू क्या होगा, एबी इक्वल टू डी साइन थीटा, ठीक है, एबी इक्वल टू डी साइन थीटा। सिमिलरली बीसी इक्वल टू भी डी साइन थीटा होगा, क्योंकि एबी इक्वल टू बीसी होगा, एबी इक्वल टू बीसी। यहां पे हम लिख सकते हैं बिकॉज एबी इक्वल टू बीसी, तो बीसी इक्वल टू डी साइन थीटा। फॉर कंस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव हाँ इंटरफेरेंस AB plus BC should be equal to n lambda। कभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, n लैम्डा, ठीक है। तो ये इसको हम देखें, ए बी कितना है d sin थीटा प्लस d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, तो n लैम्डा इक्वल टू 2b sin थीटा। दिस इज ब्रैग्स लॉ, यही आपको प्रूव करना है, कोई कठिन है, वेरी सिंपल। बहुत एक ये क्वेश्चन आपका पक्का आने का चांस बहुत ज़्यादा है, ये कर लीजिए। ब्रैग्स लॉ, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है ये मैंने पहले समझा दिया कैसे होता है, पार्ट डिफरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, अगर आपको लैम्डा पता है और थीटा पता है, यू कैन कैलकुलेट व्हाट डी। तो आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्रिस्टल के पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लें तो आप यूनिट सेल किस टाइप की होती है पता कर सकते हैं। यूनिट सेल होती है ना क्रिस्टल में, अगर हर तरफ से डिस्टेंस सेम आ रही है मतलब यूनिट सेल कैसी होगी, क्यूबिक, A इक्वल टू B इक्वल टू C होता है ना। ऐसे करके क्रिस्टल्स का एनालिसिस होता है यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। क्रिस्टल के अलग अलग प्लेन से एक्सरे डिफ्रैक्ट कैसे हो रही है ये हम पता कर लेते हैं, ठीक है। उससे फिर हम D की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और थीटा की। थीटा पता चल जाता है, लैम्डा किस लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, उस टाइम थीटा कितना था ये पता चल जाएगा, D पता चल जाएगा, ठीक है। n तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, n 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। एक वेव, दो वेव, तीन वेव बाद ये आएगी ना यहाँ, या तो एक वेव के बाद ये दोनों साथ पहुंचेंगी तो n इक्वल टू 1 होगा, दो वेव के बाद पहुंचेंगे तो 2 होगा, वो तो वेरी करता है एम्पलीट्यूड के साथ। समझ में आया ब्रैग्स लॉ। बस करेंगे, थक गए। अब आई थिंक मोस्टली कंप्लीट है, एक चीज और रह गई है जिसकी थोड़ी सी शायद मैं बात कर लूँ तो बेहतर है, चलो आज फिनिश ही कर देते हैं। गैसियस स्टेट में आपका एक छोटा था मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज की भी बात कर लेते हैं, फिर आपका प्रैक्टिकल का टाइम। आज आप अप्रैल लेके आए हैं, क्या आए हैं, जो नहीं लेके आएगा आज वो पिटेगा। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। अब ध्यान दे बेटा, थक गए तो बस करते हैं, सबकी आवाज नहीं आ रही है, खत्म करते हैं।
झंझट निपटाओ यार, परेशान करके रखा हुआ क्यों? चलो कोई, अब देखिए हम बात करें गैस की। आज की क्लास में तीनों बातें हो गई, लिक्विड, फिर सॉलिड और गैस। ठीक है, हमने बात की कि गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में रहते, कभी रुकते नहीं, थकते भी नहीं, कमाल है, हैं? थकते भी नहीं। तो अब यहां गैस है ना? गैस नहीं होती तो हम सांस भी नहीं ले पाते, है ना? यहां गैस के मॉलिक्यूल मूव भी कर रहे होंगे, है ना? कर रहे होंगे। तो क्या सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड बराबर होगी? नहीं होगी। तो हम जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है, मान लीजिए एक गैस है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है बेटा, ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या होगा? एक की स्पीड v1 थी, v2 थी, v3 थी, v4 थी, v5 थी, v6 थी एंड v7, बहुत सारे, सो ऑन। अब गैस की मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कहेंगे किसको? तो हम तीन तरह की वेलोसिटी यूज करते हैं। क्या? तीन अलग अलग तरह की वेलोसिटी की बात करते हैं। एक कहते हैं VMPS, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VMPS, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, VMPS, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है क्या, ये समझ लीजिए, साथ ही साथ थोड़ा बहुत लिख भी लीजिए, इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा आपको। जैसे 1000 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, उनमें से ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इतनी थी, ज्यादातर ऐसे थे, तो ये वेलोसिटी क्या कहलाएगी? मोस्ट। मतलब द वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गैस, किसी गैस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है, उस वेलोसिटी की वैल्यू को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी possessed बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। उसके अलावा समझ में आया मोस्ट प्रोबेबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होगी उसको VMPS। इसके अलावा V एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, ये तो बात से ही समझ में आ रहा है, बात से ही समझ में आ रहा है कि एवरेज का मतलब क्या है? सबका एवरेज निकालेंगे। सबका एवरेज कैसे निकालेंगे? VAV is equals to V1 plus V2 plus V3 plus so on Vn over n, ये कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। इसके अलावा थर्ड वन VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है? VRMS इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस Vn स्क्वायर अपॉन n का यस, ये क्या है? VRMS, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये चारों तरह की वेलोसिटीज जो हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम,
व्हाट इज रिलेशन? इनमें रिलेशन क्या है? VRMS, V एवरेज, V एम्पियर, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज एम्पियर, 1:0.92 to 0.82, ये रिलेशन। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा कौन होती है? वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? किसकी होती है? VRMS की ना। उससे कम एवरेज, सबसे कम, ठीक है। इवन इनके अब फॉर्मूलाज आप नोट कर सकते हैं। ये इनके फॉर्मूला हैं। आपको ये सब कैलकुलेट करने के लिए एक ही चीज चाहिए, देखिए खास क्या, आर तो पता ही होता है, कांस्टेंट है, टी और उसका मॉलिक्यूलर मास, गैस का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास और टेम्परेचर। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो टेम्परेचर यानी कि वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर पे ही तो डिपेंड करती है, और उसके मॉलिक्यूलर मास पे। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। अब समझिए कैसे। आप किसी को दौड़ने के लिए एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। एक पतलू से को देंगे तो कम एनर्जी में भी तेज दौड़ जाएगा। कोई ऐसा हो तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्स है। कोई हैवी मॉलिक्यूल होगा तो उतना ही टेम्परेचर देने से उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मॉलिक्यूलर मास के इनवर्स रिलेशन में है वेलोसिटी और टेम्परेचर के डायरेक्ट। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर जितना ज्यादा हो, मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी कम। क्लियर? यस सर। ऑल डन? थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वो तो करते ही हो, शेयर नहीं करते हो तुम।